हेलो एवरीवन। ये है आज का दूसरा टेस्ट जिसमें हम जो है कवर करेंगे पीजीटी के 20 क्वेश्चंस। ये इम्पोर्टेंट है यूपी पीजीटी एजुकेशन के लिए और रेलवे टीजीटी पीजीटी की कॉमन सिलेबस के लिए। स्पेशली ये पीजीटी के लिए बनाए गए हैं और इनमें से कई क्वेश्चंस जो है असिस्टेंट प्रोफेसर से भी लिए गए हैं, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चंस कुछ इम्पोर्टेंट हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, आपका त्रिभाषा सूत्र इसलिए सुझाया गया। त्रिभाषा सूत्र समझना पड़ेगा। मैं सबसे पहले त्रिभाषा सूत्र 1964 की जो कोठारी आयोग था उसमें ये त्रिभाषा सूत्र सुझाया गया था। उसका उद्देश्य क्या है, इस बात पर हमें चर्चा करनी है। फर्स्ट पॉइंट है संस्कृत के अध्ययन को प्रोत्साहन देने के लिए। सेकंड आपका उर्दू भाषा के अध्ययन को प्रोत्साहन देने के लिए, मातृभाषा के अतिरिक्त किसी अन्य भारतीय भाषा के अध्ययन को प्रोत्साहन देने के लिए, या अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य आधुनिक यूरोपियन भाषा के अध्ययन देने के लिए। ये जो है 4 आपके पास ऑप्शन है। इसका राइट आंसर आपको देना है, जल्दी से आप बता दीजिए, फिर मैं इसका राइट आंसर आपको बताता हूँ। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, जिसमें अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य आधुनिक यूरोपीय भाषा का अध्ययन करना होगा। दूसरा हो जाएगा आपका क्षेत्रीय भाषा, हिंदी हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा, और एक कोई यूरोपियन भाषा इसमें शामिल हो जाएगी। ये त्रिभाषा सूत्र में कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नगरीकरण का प्रमुख अभिशाप है? नगरीकरण का कौन सबसे ज़्यादा प्रमुख कारण माना जाता है, कारक माना जाता है, ये आपको बताना है। असुरक्षा, सामाजिक प्रदूषण, रोजगार अवसर की कमी, या जनसंख्या असंतुलन। सबसे बड़ा कारण है नगरीकरण में जनसंख्या असंतुलन, क्योंकि आपने देखा होगा जितनी मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पर जो झुग्गी झोपड़ियों में कैसे लोग रह रहे होते हैं और कितना प्रदूषण हो रहा होता है, इसके बावजूद भी वहाँ पर वो लोग निवास कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहारवादियों के अनुसार अधिगम परिणाम है। बिहेवियरिज्म जो थ्योरी दी हैं मनोवैज्ञानिकों ने, उन्होंने लर्निंग के बारे में क्या कहा, ये आपको बताना है। तत्काल अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, पुनर्बलित अभ्यास का, पुनर्वलन, अभिप्रेरणा और अभ्यास का। ये आपको आंसर ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है। व्यवहारवादी जो थे वो जो है मोटिवेशन और एक्सरसाइज पर बल देते थे, अभ्यास पर बल देते थे, जिसमें थॉर्नडाइक हो गए, है ना, स्किनर हो गए, ये जो है इस पर बल देते थे। नेक्स्ट पॉइंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, प्रत्ययाधिगम प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम अवस्था है? कौन प्रथम अवस्था है? प्रत्ययाधिगम कंसेप्ट लर्निंग वाला पूछ रहे हैं, ये याद रखिएगा। अगर लर्निंग वाला चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपको इसका आंसर आ जाएगा। सामान्यीकरण, प्रत्यक्षण, विभेदन और संवेदन। जो प्रत्ययाधिगम है उसमें 7 स्टेप बताए गए हैं और इसका जो पहला स्टेप है वो है आपका सामान्यीकरण। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयोग ने ग्रामीण विश्वविद्यालय की इसको स्थापित करने का सुझाव दिया था? ये है आपका इशूज़ ऑफ एजुकेशन या हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन के से लिया गया है ये क्वेश्चन। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालय आयोग 1917 ने बोला है। उच्च शिक्षा आयोग 1949, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 और सार्जेंट कमेटी। जो विश्वविद्यालय आयोग है ये 1917 में आया था। उच्च शिक्षा आयोग 1948 ये राधाकृष्ण आयोग के नाम से भी जाना जाता है, और राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जो 1964 है इसको कोठारी कमीशन भी कहा जाता है। इसमें से आपको बताना है कि ग्रामीण विश्वविद्यालय की कल्पना किसने की थी? जो 1948-49 में राधाकृष्णन आयोग आया, उसने कहा कि ग्रामीण परिवेश में उनकी शिक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ग्रामीण परिवेश में, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए, और साथ ही साथ उससे संबद्ध ग्रामीण महाविद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। इसका सुझाव उसने दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उच्च शिक्षा आयोग 48-49। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 48-49। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोजनवाद जो है विद्यालय को परिभाषित करता है। मतलब जो प्रयोगवादी होते हैं, प्रयोगवादी विद्यालय
कौन कौन से होते हैं इसमें यहाँ पर आपको बताना है। सामाजिक प्रयोगशाला के रूप में, ज्ञान के केंद्र के रूप में, क्रिया के केंद्र के रूप में, या व्यक्तित्व विकास के केंद्र के रूप में, यह आपको आंसर देना है। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1, जिसको सामाजिक प्रयोगशाला के रूप में ये लोग स्वीकार करते हैं, प्रयोगवाद विद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया वास्तविक है, ये क्रिया लिखा हुआ यहाँ पे क्रिया है, ये क्रिया वास्तविक है और विचार साधन है, सिद्धांत किसका दिया है? ये प्रकृतिवाद, आदर्शवाद या प्रयोगवाद या यथार्थवाद। 27 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है कि प्रयोग जो क्रिया है वो जो है वास्तविक है और विचार उसके साधन है। वास्तविक तौर पे ये जो है प्रयोगवाद से लिया गया है। प्रयोगवाद मीन्स प्रयोजनवाद, इस तरीके से आप समझ सकते हो, जहाँ पर बोला गया कि प्रयोगवाद के अनुसार जो है क्रिया वास्तविक होती है और विचार उसको साधन के रूप में स्वीकार करते हैं। बल्कि आदर्शवाद में क्या होता है कि आदर्शवाद जो है विचारवाद को महत्वपूर्ण मानता है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और जो भौतिक संसार को नाशवान मानता है। लेकिन प्रयोजनवाद इसके उलट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्राफ्ट द्वारा शिक्षा दी जाती है बेसिक शिक्षा योजना में, किंडरगार्टन प्रणाली में, मॉन्टेसरी सिस्टम या इनमें से कोई नहीं। क्राफ्ट योजना किसके द्वारा दी गई, पहले ये हमें पता होना चाहिए, इसके बाद हम शिक्षा नीति को समझ जाएंगे। ये क्राफ्ट योजना बेसिक शिक्षा योजना जो कि महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी, उन्होंने क्राफ्ट पर बहुत ज़्यादा बल दिया था कि अगर बच्चे को इस लायक हमें बनाना है तो उसके पहले हमें सिखाना पड़ेगा और वोकेशनल एजुकेशन देनी होगी, स्कूली स्तर से ही देनी होगी, तब हम जाके उसको एक तरीके से उसके पैरों पे खड़ा कर पाएंगे। तो ये इसका संबंध जो है बेसिक शिक्षा योजना से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का तात्पर्य है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का तात्पर्य है विद्यालय में सैमपट की सुविधा देना, विद्यालय में भवन की सुविधा देना, विद्यालय में शिक्षा की सुविधा देना, या विद्यालय की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करना। इसका ऑप्शन आपके पास 4 दिए गए हैं। ऑप्शन आपको बताना है कि ऑप्शन ब्लैक बोर्ड का संबंध किससे है। प्राइमरी एजुकेशन तो है, इसका संबंध जो है बेसिकली प्राइमरी एजुकेशन से है, और न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करना भी इसका मुख्य कार्य है। न्यूनतम आवश्यकताओं में ये जो है सैमपट की सुविधा भी आ जाती है, भवन की सुविधा आ जाती है, शिक्षकों की सुविधा आ जाती है, और टाट पट्टी वगैरह जो है वो सब आ जाता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30। सिद्धहस्त नामक पुस्तक पढ़ाई जाती है। सिद्धहस्त नामक पुस्तक पढ़ाई जाती है प्रारंभिक शिक्षा में, पूर्व प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर, या माध्यमिक स्तर पर। ये जो है बौद्ध शिक्षा से संबंधित है। बौद्ध धर्म को जब आप पढ़ेंगे उसमें, तो वहाँ पर आपको सिद्धहस्त नामक पुस्तक के बारे में देखने को मिलेगा, जिसमें प्राथमिक स्तर पर सिद्धहस्त नामक पुस्तक को पढ़ाया जाता था और उनको ज्ञान कराया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। भारत में सामाजिक परिवर्तन हेतु निम्नांकित में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? स्त्री शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा या शारीरिक शिक्षा? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, समझिए, तब उसका आंसर करिए। इसका जो राइट आंसर होगा 31 का, वो ऑप्शन नंबर 1। भारत में सामाजिक परिवर्तन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण हमारे लिए स्त्री शिक्षा है, क्योंकि दोनों ही पहलू इम्पॉर्टेंट हैं। जब दोनों ही पहलू सही तरीके से चलेंगे तो निश्चित तौर पे हम जो है एक संतुलित समाज को बनाएंगे। इसलिए जब हम जो है स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देंगे तो निश्चित तौर पे एक परिवार पलता है, परिवार से जो है निश्चित तौर पे उसके बच्चे भी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का अध्यक्ष कौन था? कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, जो सैडलर कमीशन था, हाटा कमेटी 1929, क्रिस्टी से इसका संबंध नहीं है, ग्रेगरी से इसका संबंध नहीं है। माइकल सैडलर जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष थे। इसका जो राइट आंसर होगा माइकल सैडलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 33। कौन सा कथन और अनौपचारिक शिक्षा के संबंध में सही नहीं है? नॉन फॉर्मल एजुकेशन, याद रखिएगा, अनौपचारिक, इनफॉर्मल, ये हो जाएगा इनफॉर्मल। इनफॉर्मल शिक्षा के जो टाइप है वो 3 टाइप देखे जाते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल, तीसरा हो जाता है नॉन फॉर्मल।
इनफॉर्मल पहले आती है, फिर फॉर्मल आती है, फिर नॉन फॉर्मल आती है। ये स्टेप भी याद रखना है। अनौपचारिक, औपचारिक और अंत में निरौपचारिक। कौन सा कथन अनौपचारिक शिक्षा के से संबंधित नहीं है आपको बताना है। परीक्षा आवश्यक नहीं है, परीक्षा आवश्यक है, प्रवेश आवश्यक नहीं है, स्थान और समय निश्चित होता है, ये आपको बताना है। इसमें परीक्षा आवश्यक नहीं है क्योंकि अनौपचारिक शिक्षा के साधन द्वारा जो भी व्यक्ति है वो जनसंख्या के बहुत बड़े भाग को शिक्षित किया जा सकता है। इसके लिए स्थान या समय की आवश्यकता नहीं होती, कोई अनिवार्यता नहीं होती और परीक्षा की इसमें कोई आवश्यकता नहीं होती। हम कहीं से भी इसको सीख सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। जो भी हमारे सामने दिख रहा होता है, सोच रहा होता है, या हम कहीं भी किसी संस्था में खड़े होते हैं तो वहाँ से हम कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है? अनुकरण मतलब कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है उसको देखकर सीखना अनुकरण कहलाता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? ये जो है साइकोलॉजी का क्वेश्चन है आपका। इसका जो राइट आंसर है वो शैशवावस्था। जब बच्चा इन्फेंसी पीरियड में होता है, मतलब 0 से 5 वर्ष की अवस्था में, तो उस समय वो अपने से बड़े लोगों को देखता है, ऑब्जर्व करता है और वैसे ही कॉपी करना प्रारंभ कर देता है। कॉपिंग स्टेज मान सकते हो इसे आप। बच्चा कॉपी करता है अपने से बड़े लोगों को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, कौन सी शिक्षा निष्क्रिय साधन नहीं है? समाचार पत्र, सिनेमा, समाज कल्याण केंद्र या रेडियो? निष्क्रिय साधन के रूप में नहीं है, ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका और ऑप्शन नंबर 3 समाज कल्याण केंद्र। क्योंकि समाज कल्याण केंद्र में आप फिजिकली वहाँ पर प्रेजेंट होते हो, सक्रिय होते हो, लेकिन यहाँ पर आप जो है एक तरीके से इसको न्यूज़ को पढ़ लेते हो, सिनेमा देख लेते हो और जो रेडियो है उसको भी आप सुन लेते हो। आप सक्रिय होकर नहीं रह पाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 36, जनसंख्या शिक्षा से हमारा क्या संबंध है या क्या अर्थ है? काम शिक्षा, परिवार नियोजन की शिक्षा, पारिवारिक जीवन की शिक्षा या सामाजिक चेतना की शिक्षा? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 सामाजिक चेतना। जनसंख्या शिक्षा में सामाजिक चेतना सिखाती है कि समाज में रहने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है और समाज में हमारा परिवार कैसा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में किस राज्य में पहला खुला विश्वविद्यालय प्रारंभ हुआ? आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में पहला जो है भारत का ओपन यूनिवर्सिटी इसमें ओपन की गई। और विश्व में सबसे पहला जो विश्वविद्यालय है वो ब्रिटेन में खोला गया 1963 के संसद के एक अधिनियम द्वारा ओपन यूनिवर्सिटी की वहाँ पर स्थापना की गई ब्रिटेन में। विश्व का पहला विश्वविद्यालय जो स्थापित किया गया ब्रिटेन में, और भारत में सबसे पहला खुला विश्वविद्यालय जो खुला था वो आंध्र प्रदेश में खुला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप यहाँ पर पूछा जा रहा है। सेंट्रल टेंडेंसीज के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। सेंट्रल टेंडेंसीज में मुख्यतः क्या क्या आता है, या पहले आप उस क्वेश्चन ऑप्शन समझ लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। सहसंबंध, बहुलक, मानक विचलन, प्रसार। इसका इंग्लिश हो जाएगा कोरिलेशन, मोड, और मानक विचलन को कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, और प्रसार को कहते हैं रेंज। और सेंट्रल टेंडेंसी में मुख्यतः 3 प्रकार की मापें आती हैं, जिसमें मीन, मीडियन और मोड, ये 3 प्रकार की मापें आती हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बहुलक, ऑप्शन नंबर 2, जिसे हम मोड भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर है 39। गति निर्धारक विद्यालय होता है पब्लिक स्कूल, नॉर्मल विद्यालय या नवोदय विद्यालय, या इनमें से कोई नहीं। गति निर्धारक विद्यालय की जिसे पेस मेकिंग स्कूल कह सकते हो, पेस सेटिंग कह सकते हो, स्कूल की संकल्पना किसने दी थी, ये पहले हमें पता होना चाहिए। जो ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनके लिए एक नई शिक्षा नीति जो 1986 में आई, उसने जो है संस्तुति दी कि नवोदय विद्यालय या पेस मेकिंग
या पेस सेटिंग जो स्कूल हैं उनकी संकल्पना लेकर आया और उन्होंने सुझाव दिया और उसके बाद इनकी स्थापना की गई। इसका संबंध जो है नवोदय विद्यालय से है, जिसमें ग्रामीण परिवेश के जितने भी प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको आगे बढ़ाया जा सके, उनको जो है रोका ना जा सके, उनकी क्षमताओं का सही तरीके से प्रयोग किया जा सके और उनको आगे बढ़ाने के लिए गति निर्धारक स्कूलों को खोला गया। आपने देखा होगा कि प्रत्येक मुख्यालय पर जो जिला है उस प्रत्येक जिला के मुख्यालय पर इस तरीके के विद्यालयों की स्थापना की गई है। आज की इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। बाल्यकाल की शिक्षा में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? शारीरिक अभ्यास, सामाजिक क्रिया, मानसिक अभ्यास, खेल क्रिया। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 40 है और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है कि बाल्यकाल की शिक्षा में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, मानसिक अभ्यास। मानसिक अभ्यास का मतलब हो जाएगा कि हमें जो है उसकी मानसिक क्रियाओं पर बल देना चाहिए, जो वो कर रहा है उसको एक्टिविटीज़ पर ध्यान देना चाहिए और उसे कोशिश करना चाहिए कि मानसिक तरीके के वो कार्य करता रहा करे। तो आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। किसी भी क्वेश्चन में आपका कोई डाउट है तो कमेंट करके अवश्य बताइए। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी सीरीज़ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन विद्याधन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।